पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। खारगे जी ने कहा जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो। अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। थैंक यू। आशीष सिंह। वहीं रायपुर से नितिन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो पहली खबर हम नितिन से ले लेते हैं। नितिन, जैसे कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस बार घोषणा पत्र को कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम दिया है। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया गया है, तो क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी की बात करी है, जिसमें श्रमिक न्याय, युवा न्याय, रोजगार न्याय और महिला न्याय जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। 5 न्याय और 25 गारंटी। आपको जो बड़ी बड़ी बातें हैं घोषणा पत्र में उसकी बात कर लें, लेकिन उससे पहले किन वर्गों को साधने का प्रयास कांग्रेस ने किया अपने घोषणा पत्र में, उसकी बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने जो आदिवासी वर्ग है, महिला वर्ग है, किसान वर्ग है, इन तीनों को साधने का पूरा प्रयास किया है। कई योजनाएं हैं जो ST, SC और OBC जो वर्ग है उनके लिए की गई हैं, जिसमें जो विदेश यात्रा है या विदेश में पढ़ने वाले बच्चे, आदिवासी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं उनको भेजने का कांग्रेस ने बात करी है अपने घोषणा पत्र में। जो कृषि लागत है, मूल्य आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाए जाने की घोषणा की है और भय मुक्ति से वादा किया है कांग्रेस ने। जो मीडिया की स्वतंत्रता, कांग्रेस के हिसाब से मीडिया की स्वतंत्रता छीन गई है, तो मीडिया की स्वतंत्रता वापस लाएगी कांग्रेस, ऐसा उन्होंने वादा किया है। मानहानि जुर्म को अपराध मुक्त करने का वादा कांग्रेस ने किया है और जो कांग्रेस के इंटरनेट के मनमाने और अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने का वादा भी किया है। इसमें बड़ी बात आप देखेंगे तो
वरिष्ठ जो जन होंगे उनको जो है वादे किए गए हैं, उनके लिए जो पेंशन की राशि है उनको दी जाएगी, हर महीने के हिसाब से तय किया गया। और जो हर मंच से राहुल गांधी घोषणा करते आ रहे थे कि जो ₹1,00,000 महिलाओं को दिया जाएगा साल का, तो एक बड़ी मुहर उस योजना पर लगेगी। लेकिन ये कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद जो है सियासी जो घमासान है वो मचना भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी बात कही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तभी वो वादा पूरा कर पाएंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार बननी ही नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो 2019 का चुनाव था उसके बाद कांग्रेस के पास विपक्ष में रहने की औकात भी नहीं थी। इन्हीं शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने यह भी कह दिया है कि इस बार भी अब कांग्रेस कहीं न गायब हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। छत्तीसगढ़ की सीटें भी बीजेपी पूरी की पूरी सीटें जीतेगी और कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा छत्तीसगढ़ से। और इसी बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोल घोटाले के आरोपियों से दूसरे दिन भी लगातार पूछताछ होनी है। सौम्या चौरसिया और रानू साहू से पूछताछ का आज दूसरा दिन है। कोयला घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू एसीबी ने अपनी जांच तेज कर दी है। स्पेशल कोर्ट ने 4, 5, 7 अप्रैल की अनुमति दी है। घोटाले से जुड़े कई आरोपियों को नोटिस भेजा गया है। इस मामले में लगातार पूछताछ जारी है। 3 तारीखें तय की गई हैं जब इन दोनों आरोपियों से पूछताछ होनी है। एक दिन की पूछताछ खत्म हो गई है, कल की पूछताछ खत्म हो गई है, अब आज भी इन दोनों आरोपियों से पूछताछ होनी है। इसके बाद 7 अप्रैल को भी पूछताछ होगी। कोयला घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है। ईओडब्ल्यू और एसीबी की जांच लगातार तेज नजर आ रही है। आरोपियों से पूछताछ हो रही है। इसी क्रम में सौम्या चौरसिया और रानू साहू से आज दूसरे दिन की पूछताछ होगी। रायपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कोल लेवी घोटाला मामला, और इस मामले में लगातार आरोपियों की धरपकड़ जारी है। कई नाम इसमें सामने आ चुके हैं। आज दूसरे दिन की पूछताछ होनी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, आज जब दूसरे दिन की पूछताछ होगी इन दोनों निलंबित अधिकारियों से, तो हो सकता है कि और भी कई बड़े खुलासे हो जाएं, और भी कई नाम आ जाए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि कल जब जो पूछताछ हुई पहले दिन की, उसमें क्या कुछ सामने आ रहा है? कच्चा घोटाला हो या फिर शराब घोटाला हो, ईओडब्ल्यू और एसीबी ने अपनी जांच जो है तेज कर दी है। जो जेल के अंदर बंद आरोपी हैं उनसे तो पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो बाहर के आरोपी हैं जेल से, जो जमानत पर अभी बाहर हैं, उनसे भी जो है नोटिस दिया जा रहा है, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें पूछताछ के लिए एसीबी के हेडक्वार्टर भी बुलाया जा रहा है। जो जेल में बंद 2 निलंबित IAS अधिकारी हैं, रानू साहू और सौम्या चौरसिया, इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। आज दूसरा दिन है। जो स्पेशल कोर्ट है उसने जो अनुमति 3 दिन की प्रदान की है जो एसीबी को कि 3 दिनों तक वो जेल जाकर इन दोनों आरोपियों से कोयला घोटाला मामले में पूछताछ कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो पूछताछ है उसमें जो है मुख्य रूप से कोयला घोटाला हुआ है उससे संबंधित विषयों पर पूछताछ की जाएगी। उसमें जो घोटाला उस समय हुआ कांग्रेस सरकार के दरमियान, तो समय जो घोटाला हुआ उसमें किस प्रकार से पैसे का लेन देन हुआ, क्योंकि जब कोयला का घोटाला हुआ उस समय जो मैनुअल कर दिया गया था, ऑनलाइन पहले जो लेवी का पैसा कटता था वो अब ऑनलाइन कटने लगा, जिसके बाद से बड़ी गड़बड़ी देखी गई इसमें। तो जिसके बाद से फिर से एक बार पूछताछ का दौर जारी है। सौम्या चौरसिया और रानू साहू से जो के अधिकारी लगातार पूछताछ करेंगे। करीब जो अधिकारी है वो जेल पहुंचेंगे और फिर पूछताछ करेंगे। पूछताछ के बाद जो है कई नए नामों का खुलासा हो सकता है। आपको एक चीज और बता दूं तो उसमें जो कई राजनेताओं के नाम भी इसमें कवासी लखमा, अमरजीत भगत जो पूर्व मंत्री रहे हैं जिनकी अच्छी बात सरकार में मानी जाती रही है, उनका नाम भी FIR में है। साथ ही जो सूर्यकांत तिवारी है, समीर बिश्नोई है, ऐसे बड़े बड़े नाम जो है ईओडब्ल्यू के FIR में मौजूद है। तो आने वाले समय में इनसे भी पूछताछ होगी। अभी जो है ईओडब्ल्यू जो है दस्तावेज संभाल रही है और पूछताछ के माध्यम से जो नई चीजें हैं उनको निकालने का प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, तो पूछताछ हो भी क्यों ना, क्योंकि 2200 करोड़ का ये घोटाला है। इस मामले में जब ये घोटाला उजागर हो चुका है तो पूछताछ अब लगातार जारी है। कई बड़े नाम इसमें सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी। और अगली बड़ी खबर भी रायपुर से मिल रही है। AICC सचिव डॉक्टर चंदन यादव आज बैठक लेने वाले हैं। रायपुर और राजनांदगांव में बैठक होनी है। रायपुर में लोकसभा वॉर रूम की बैठक में शामिल होंगे। राजनांदगांव में केंद्रीय कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है, यहां पर शामिल होंगे।
महालक्ष्मी नारी न्याय योजना कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। रायपुर में लोकसभा वॉर रूम की बैठक होने वाली है और इस बैठक में शामिल होने वाले हैं डॉक्टर चंदन यादव। महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। रायपुर और राजनांदगांव में ये बैठक होनी है। महालक्ष्मी नारी न्याय योजना कार्यक्रम में चंदन यादव शिरकत करने वाले हैं। और इसी बीच रायपुर में ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाला मामले में बड़ा एक्शन लिया है। ईओडब्ल्यू की हिरासत में अनवर ढेबर आ गए हैं। महापौर एजाज ढेबर के भाई हैं अनवर ढेबर। मामले में अरविंद सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज अनवर ढेबर को स्पेशल कोर्ट में पेश किया जा सकता है। रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शराब घोटाला मामले में भी ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ईओडब्ल्यू की हिरासत में अब अनवर ढेबर हो गए हैं। अनवर ढेबर को यानी कि ईओडब्ल्यू ने हिरासत में ले लिया है। इसके पहले भी एक बार अनवर ढेबर हिरासत में लिए जा चुके हैं। पूछताछ उनसे हुई, कुछ दिन जेल में भी रहे अनवर ढेबर और एक बार फिर से अनवर ढेबर को हिरासत में लिया गया है। एक बार फिर से नए सिरे से इस मामले में उनसे पूछताछ होनी है। महापौर एजाज ढेबर के भाई हैं अनवर ढेबर और उनका नाम शराब घोटाला मामले में लगातार चर्चा में बना हुआ था। इसके पहले भी पूछताछ उनसे हो चुकी है। एक बार फिर से अनवर ढेबर को हिरासत में लिया गया है और यहां पर उनसे पूछताछ होगी। और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। चुनावों के लिए बीजेपी ने मोर्चा संभाल रखा है। 8 अप्रैल को बस्तर के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप के लिए प्रचार करेंगे। 19 अप्रैल को बस्तर में पहले चरण का मतदान होना है और इसके ठीक पहले 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी बस्तर पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। खास फोकस अब चुनावी प्रचार अभियान पर नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का और कमान प्रधानमंत्री ने संभाल रखी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचेंगे 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी चुनावी सभा को यहां पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी ने महेश कश्यप को यहां से अपना उम्मीदवार घोषित किया है और उनके पक्ष में प्रचार करेंगे। और उत्तराखंड के चमोली के पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार जोशीमठ कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने जोशीमठ कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली परिसर, थाना कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, भोजनालय और हवालात का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नशे का कारोबार करने वालों को चिन्हित करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोशीमठ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए कार्य योजना तैयार करने की बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से खबर है, जहां पर दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे परिवार के सभी लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेजा और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और राजस्थान के कोटा में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा के खिलाफ कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने बताया कि ट्रक के पीछे प्लास्टिक के डिब्बे में अवैध डोडा चूरा छुपाकर पंजाब ले जाया जा रहा था, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है और गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक हमारी नाकाबंदी सभी जगह चल रही है पूरे ज़िले में। उसी के अनुसार रात्रि में सुकेत थाना अधिकारी द्वारा नाकाबंदी की गई थी। उसमें एक ट्रक को उनके द्वारा जब्त किया गया है। उस ट्रक की जब तलाशी ली गई। और बड़ी खबर भोपाल से ही, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का ताबड़तोड़ दौरा जो है लगातार जारी है। आज उज्जैन, रतलाम, इंदौर और देवास के दौरे पर रहेंगे पटवारी। कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करने वाले हैं। बड़ी खबर भोपाल से अब तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी और लगातार दौरे कर रहे हैं। आज इसी क्रम में उज्जैन, रतलाम, इंदौर और देवास के दौरे पर रहने वाले हैं पटवारी।
लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करने वाले हैं। ताबड़तोड़ दौरे लगातार पीसीसी चीफ जो जीतू पटवारी हम मध्य प्रदेश के हैं वो दौरे कर रहे हैं। उज्जैन पहुंचेंगे, रतलाम पहुंचेंगे, इसके साथ ही और कई लोकसभा क्षेत्रों में जीतू पटवारी पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहेंगे जीतू पटवारी क्योंकि यहां पर पहुंचने वाले हैं। और चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अलीगढ़, अमरोहा और मुरादाबाद का दौरा रहेगा। अलीगढ़ में कोल विधानसभा के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। दोपहर 1:30 बजे अमरोहा में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 3:30 बजे मुरादाबाद में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अलीगढ़, अमरोहा और मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। कोल विधानसभा के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। दोपहर 1:30 बजे अमरोहा में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। दूसरे चरण के नामांकन खत्म हुई। 8 सीटों पर कुल 175 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। अमरोहा में 21, मेरठ में 22, बागपत में 16 नामांकन दाखिल हुए। वहीं गाजियाबाद में 35, गौतम बुद्ध नगर में 34, बुलंदशहर में 10 और अलीगढ़ में 21, मथुरा में 16 नामांकन पत्र दाखिल हुए। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 26 अप्रैल को मतदान होना है। दूसरे चरण के लिए नामांकन खत्म हो चुकी है। 26 अप्रैल को मतदान होगा। 8 सीटों पर कुल 175 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। बता दें कि अमरोहा में 21, मेरठ में 22, बागपत में 16 नामांकन दाखिल किए।